नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आसपास के छात्रों ने ड्रैगन स्लेयर्स और वायु फाइटर्स को आमने सामने देखा तो उन्होंने चुपचाप एक जगह खाली कर दी। सहस्राब्दी काल में मार्शल आर्टिस्टों या उनके छात्रों के बीच लड़ाई निषिद्ध नहीं थी। मार्शल आर्टिस्ट समुदाय का एक नियम था। लड़ाई होने की स्थिति में हारने वाला पक्ष खर्च वहन करेगा और बार को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा। मिलेनियम टाइम के खुलने के बाद से इसे 1 दर्जन से अधिक बार पुनर्निर्मित किया जा चुका था और ये सब उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्टों के बीच होने वाली लड़ाइयों के कारण हुआ था, जिन्होंने बार को ध्वस्त कर दिया था। जहां तक छोटी मोटी झड़पों की बात है, वे हर कुछ दिनों में होती रहती थी। लक्ष्य और आर्यन ने एक ही समय पर अपने शराब के गिलास उठाए और एक ही बार में सारी शराब पी ली। लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसने 10 सेकंड से भी कम समय में 1 लीटर तेज शराब पी ली। हैंगओवर ठीक करने वाली गोली के असर के कारण शराब में अल्कोहल की मात्रा बियर से अधिक नहीं थी, इसलिए लक्ष्य को इसे पीने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी ओर आर्यन ने कुछ घूंट लिए, तुरंत रुक गई और उसे जोर से खांसी आने लगी। ये शराब। आर्यन कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि लक्ष्य अपना पेय पहले ही समाप्त कर चुका है। उसका इरादा यह कहने का था कि हैंगओवर की गोली असर नहीं कर रही है, लेकिन उसी क्षण विक्रांत ने आर्यन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या तुम बस इतना ही पी सकते हो? अगर तुम शराब नहीं संभाल सकते तो लोगों को शराब पीने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती मत दो। अगर तुमने ड्रैगन स्लेयर्स को बदनाम किया तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आर्यन के पास कोई और विकल्प नहीं था। हैंगओवर ठीक करने वाली गोली का मुद्दा उठाया ही नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बस अपनी नाक बंद करके पीना जारी रखना पड़ा। लेकिन वो तेज शराब, पूरा 1 लीटर, एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी एक बार में पीना मुश्किल था। आर्यन मुश्किल से 1/3 ही पी पाया। उसके बाद वह और नहीं पी सका। उफ! उसने मुंह भर शराब थूक दी। लक्ष्य झट से बच गया, लेकिन उसके पीछे खड़े रोहन और रितेश को इसकी उम्मीद नहीं थी और वे पूरी तरह से बच गए। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, शराब के नशे में चूर आर्यन ने पहले हमला बोल दिया। धिक्कार है, उन वायु कमीनों को मार डालो। उसने अपना गिलास उठाया और लक्ष्य पर फेंक दिया। लक्ष्य की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसने 1 कदम पीछे हटकर वार को चकमा दिया, फिर आगे बढ़कर लगातार 3 मुक्के बरसाए। वूश, वूश, वूश। उसके मुक्कों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। नशे में धुत आर्यन में पलटवार करने की शक्ति नहीं थी और लक्ष्य के लगातार जोरदार मुक्कों से वो नीचे गिर पड़ा। दोनों पक्षों को लड़ते देख झगड़ा करने आए ड्रैगन स्लेयर्स तुरंत उसमें शामिल हो गए। उल्टी से लथपथ रोहन और रितेश के पास अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। उनके साथ मयंक भी शामिल हो गया, जिसने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी, और इस तरह दोनों पक्षों के बीच तुरंत ही भीषण झड़प शुरू हो गई। आरव और विक्रांत को भी इतनी जल्दी हालात बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक दूसरे को निशाना बनाया और लड़ाई में उलझ गए। पल भर में बार में अफरातफरी मच गई। बोतलें और प्लेटें उड़ने लगी। मेजें और कुर्सियां पलट गई। आसपास खड़े लोग ज्यादा दूर नहीं हटे, बल्कि दूर से ही एक बड़ा घेरा बनाकर जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। बाहर लड़ाई की आवाजें सुनकर निजी कमरों में जुआ खेल रहे मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह बाहर भाग निकला। ये देखकर कि ड्रैगन स्लेयर्स और वायु फाइटर्स आपस में भिड़ रहे थे। अन्य मार्शल आर्टिस्ट चुप रहे और अपना ध्यान दोनों गुटों की ओर मोड़ लिया। मार्शल आर्टिस्टों के नियमों के अनुसार मार्शल आर्टिस्ट की उपाधि प्राप्त लोगों को छात्रों के बीच होने वाली लड़ाइयों में
भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करना कमजोरों पर अत्याचार माना जाता था। छात्रों के पद योद्धाओं के पदों के समकक्ष थे। स्तर 1 से 3 कनिष्ठ योद्धा थे, स्तर 4 से 6 मध्यवर्ती योद्धा थे और स्तर 7 से 9 उन्नत योद्धा थे। योद्धा स्तर पर मुख्य ध्यान शारीरिक शक्ति विकसित करने पर था, जिसे उज्ज्वल बल के रूप में भी जाना जाता है। योद्धा स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा थी, जीन अनुकूलन औषधि। जीन अनुकूलन औषधि एक अभूतपूर्व उत्पाद था, जिसे आमतौर पर योद्धा के तीसरे स्तर के चरम पर लिया जाता था। यह मानव क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता था, जिससे व्यक्ति की ताकत, गति और तंत्रिका प्रतिक्रियाओं में उनकी व्यक्तिगत योग्यता और अवसरों के आधार पर अलग-अलग स्तर तक वृद्धि हो सकती थी। अन्यथा केवल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। जंगल में शिकार करने में सक्षम सभी मार्शल आर्टिस्टों ने जीन युक्त औषधि का सेवन कर लिया था, अन्यथा वे उत्परिवर्तित जानवरों का मुकाबला नहीं कर पाते। जब कोई योद्धा और अधिक उन्नति करता था, तो वो सरदार बन जाता था। सरदार बनने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण भी था। 9वें स्तर के योद्धा चरण के चरम पर मार्शल आर्टिस्ट को आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करने के लिए एक और ची संवेदन सहायक औषधि लेनी पड़ती थी। सामान्य पंचांग युग के दौरान आंतरिक साधना में सफलता प्राप्त करने वाले सभी मार्शल आर्ट गुरु बहुत वृद्ध होते थे। आंतरिक साधना के लिए समय के साथ संचय की आवश्यकता होती थी। एक बार सफल होने पर वे अपने शरीर में असाधारण शक्ति का संचार कर सकते थे, जिसे मार्शल आर्टिस्ट अंधकारमय शक्ति कहते थे। बाद में दिव्य रूपांतरण के युग के बाद जीन औषधि और ची संवेदन सहायक औषधियों का क्रमिक रूप से प्रचलन हुआ, जिससे मार्शल आर्टिस्टों के साधना काल में लगने वाला समय काफी कम हो गया। ची संवेदन सहायक औषधि का विशेष रूप से उपयोग मार्शल आर्टिस्ट के दांत्यान को बेहतर बनाने, ची संवेदन उत्पन्न करने और मार्शल आर्टिस्टों को डार्क फोर्स बनाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाता था। बेशक ची संवेदन सहायक औषधि की सफलता दर उतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि ची संवेदन को समझना मुख्य रूप से मार्शल आर्टिस्ट की स्वाभाविक प्रतिभा पर निर्भर करता था। ची संवेदन सहायक औषधि केवल एक सहायक के रूप में काम कर सकती थी। ची संवेदन सहायक औषधि तभी प्रभावी होती जब मार्शल आर्टिस्ट स्वयं ची संवहन के वास्तविक प्रवाह को थोड़ा बहुत समझ पाते। इससे उन मार्शल आर्टिस्टों को एक अतिरिक्त अवसर मिला जिन्होंने प्रारंभिक रूप से ची संवेदन को महसूस तो किया था, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, क्योंकि कई मार्शल आर्टिस्टों ने शुरुआत में ची संवेदन को महसूस तो किया था, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, जिससे उन्हें इस तरह की निराशा से बचने में मदद मिली। कुल मिलाकर ची संवेदन सहायक औषधि मार्शल आर्टिस्टों की सफलता दर को लगभग 30% तक बढ़ा सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि मूल रूप से 100 मार्शल आर्टिस्टों में से केवल 10 ही ची सेंस को समझ सकते थे और डार्क फोर्स का अभ्यास कर सकते थे, तो ची सेंसिंग सहायक औषधि की सहायता से 40 लोग सफलतापूर्वक डार्क फोर्स चरण में प्रवेश कर सकते थे। बेशक इन 40 लोगों में से हर एक में कुछ न कुछ प्रतिभा थी। यहां तक कि औषधि की सहायता से भी एक मूर्ख व्यक्ति बेकार ही रहेगा। जिनके पास भी आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट की उपाधि थी, वे सभी सरदार स्तर के थे, यानी अंधकारमय शक्ति के स्वामी। 9वें स्तर का एक योद्धा अधिकतम 1000 किलोग्राम का बल लगा सकता था। जीन अनुकूलन के बाद ये सीमा थी, लेकिन फिर भी ये डार्क फोर्स के उस्ताद के मुकाबले कुछ भी नहीं था। डार्क फोर्स के उस्ताद न केवल अधिक तीव्र थे, जिससे साधारण आग्नेयास्त्रों के लिए उन्हें खतरा पहुंचाना मुश्किल हो जाता था, बल्कि वे हजारों किलोग्राम बल को सहजता से उजागर कर सकते थे, जो ब्राइट फोर्स के स्तर का नहीं था। वॉर लॉर्ड से ऊपर के वॉर गॉड स्तर की बात करें, जिसे रूपांतरण शक्ति अवस्था भी कहा जाता है, तो इसका अर्थ शरीर के हर कोने में अंधकारमय शक्ति का विकास करना था, जहां हर हावभाव और हरकत में अविश्वसनीय शक्ति समाहित होती थी। हालांकि ये अवस्था औषधियों से प्राप्त नहीं की जा सकती थी।
इसके लिए आत्मसाधना की आवश्यकता थी। इसलिए केवल सच्चे प्रतिभाशाली ही वॉर गॉड स्तर तक पहुंचने के योग्य थे। 9वें स्तर का वॉर लॉर ही इसकी अधिकतम सीमा थी। शक्ति में भारी अंतर के कारण इन डार्क फोर्स मार्शल आर्टिस्टों को छात्र स्तरीय लड़ाइयों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये एक नियम था। छात्रों को अपने संघर्षों का समाधान स्वयं करना होता था और उनकी जीत या हार उनकी क्षमताओं पर निर्भर करती थी। विद्यार्थी भी मार्शल आर्टिस्ट समुदाय का हिस्सा थे और उस दौर में मार्शल आर्टिस्टों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी वे धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अधीन नहीं थे। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट कानून तोड़ता भी था तो उसका निपटारा स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्टिस्टों के बीच ही हो जाता था। आम पुलिस और न्यायाधीशों को किसी मार्शल आर्टिस्ट को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं था। वायु और ड्रैगन स्लेयर के मार्शल आर्टिस्टों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। वे इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और केवल छात्रों द्वारा विजेता का फैसला किए जाने का इंतजार कर सकते थे। आर्यन को लक्ष्य ने हरा दिया। फिलहाल 7 ड्रैगन स्लेयर और 5 वायु फाइटर थे। दोनों पक्षों में एक एक प्रथम श्रेणी का छात्र और 2-2 द्वितीय श्रेणी के छात्र थे। ड्रैगन स्लेयर के पास 4 तृतीय श्रेणी के छात्र थे, जबकि वायु के पास 2 थे। ड्रैगन स्लेयर को मामूली बढ़त हासिल थी, लेकिन यह कोई खास अंतर नहीं था। वायु के बूढ़े उन्हें दहाड़ते हुए कहा, तुम बदमाशो, उन्हें जमकर मारो। अगर तुम जीतते हो तो मैं मुख्य प्रशिक्षक को सूचना दूंगा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करूंगा। अगर तुम हारते हो तो मेरे कठोर प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगन स्लेयर्स ने भी पीछे न रहने की कोशिश में इसी तरह के शब्द चिल्लाए। नीचे चल रही लड़ाई जल्दी ही एक भयंकर संघर्ष में बदल गई। आरव का सामना विक्रांत और एक तृतीय श्रेणी के छात्र से हुआ। मयंक और रितेश ने 2 अन्य तृतीय श्रेणी के छात्रों का सामना किया और रोहन ने प्रतिद्वंद्वी के द्वितीय श्रेणी के एक छात्र का सामना किया। क्योंकि लक्ष्य ने आर्यन को तुरंत ही नीचे गिरा दिया था, इसलिए 2 प्रतिद्वंद्वी, एक द्वितीय श्रेणी का और एक तृतीय श्रेणी का छात्र, उस पर टूट पड़े। क्योंकि उन्होंने अभी-अभी मार्शल आर्ट अकादमी में दाखिला लिया था, इसलिए किसी भी छात्र को मार्शल आर्ट की तकनीक या हथियार चलाने का कौशल सीखने का समय नहीं मिला था। इसलिए सभी छात्र आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन सभी छात्रों के बुनियादी कौशल अच्छे थे। उनके मुक्के और लाते शक्तिशाली थे और उनकी चालें बहुत तेज थी। आरिफ खान और ओल्ड हू नीचे से कुछ चिंता के साथ देख रहे थे। आरिफ खान ने कहा, ओल्ड हू, हालात थोड़े गंभीर लग रहे हैं। विरोधी के पास 2 और लोग हैं। आरिफ पहले से ही विक्रांत के बराबर की टक्कर में है। एक और तीसरे दर्जे के छात्र के आने से अगर वो हारने से बच सके तो अच्छा होगा। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता लक्ष्य को लेकर है। ऐसा लगता है कि लक्ष्य सबसे पहले गिर सकता है। अगर वो गिर गया तो मयंक और रितेश उन्हें रोक नहीं पाएंगे और शायद हमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मुझे बस यही उम्मीद है कि लक्ष्य 5 मिनट तक टिक पाएगा। अगर वो 5 मिनट के अंदर नहीं हारता है तो हम छात्रों की सुरक्षा के बहाने बीच में आकर लड़ाई रोक सकते हैं, लेकिन वे 5 मिनट सहना बहुत मुश्किल होगा। जरूरी नहीं। ये लक्ष्य, उसकी तंत्रिका प्रतिक्रियाएं बहुत तेज है। शायद वो हमें चौंका सकता है। तभी अचानक ओल्ड हू का फोन बज उठा। कुछ वाक्य सुनने के बाद उसने फोन काट दिया और नीचे चिल्लाकर बोला, मुख्य प्रशिक्षक का आदेश है। तीसरे दर्जे के छात्र को गिराने पर 200 अंक, दूसरे दर्जे के छात्र को गिराने पर 500 मार्शल आर्ट अकादमी अंक और पहले दर्जे के छात्र को गिराने पर 2000 अंक मिलेंगे। उन्हें जोर से मारो। ओल्ड हू की बातें सुनकर लक्ष्य का दिल हलचल से भर गया। मार्शल आर्ट अकादमी के अंक दिए जा रहे थे। मार्शल आर्ट्स अकादमी के अंक अत्यंत महत्वपूर्ण थे और आमतौर पर इन्हें केवल उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार करके और उन्हें कम कीमत पर बेचकर या मार्शल आर्ट्स अकादमी को दान करके ही प्राप्त किया जाता था। पॉइंट्स का इस्तेमाल कई सामान और कीमती चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता था।
कई अच्छी चीजें खरीदने के लिए नकदी और पॉइंट्स दोनों की आवश्यकता होती थी, जिससे कुछ कीमती चीजें बाहरी लोगों के हाथों में जाने से भी बच जाती थी। लक्ष्य के मन में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने की एक पूरी योजना थी, और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंक अर्जित करना था, जो उसके पास मौजूद नकदी के साथ मिलकर उसे तत्काल आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की अनुमति देगा। चूंकि इसमें पॉइंट्स रिवॉर्ड्स है, इसलिए मुझे अपना पूरा प्रयास करना होगा और कुछ पॉइंट्स अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विरोधी के दूसरे दर्जे के छात्र में भी तीसरे दर्जे के योद्धा के समान कौशल है। वो मेरे लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा है। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो मुझे उसे हराने का पूरा भरोसा होता, लेकिन ये तीसरे दर्जे का छात्र बार बार बीच में आ रहा है। मुझे पहले उससे निपटना होगा। उसने एक मेज को लात मारी, जिससे वो उड़कर दूसरे दर्जे के छात्र के हमले के रास्ते में आ गई। अगले ही पल लक्ष्य तीसरे दर्जे के छात्र के सामने प्रकट हो गया। अपनी उत्कृष्ट तंत्रिका प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए उसने नजदीकी रेंज में अचानक और खतरनाक तरीके से वार से बचते हुए प्रतिद्वंद्वी के कई मुक्कों को लगातार चकमा दिया। फिर उसने अपने कंधे का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर जोरदार धक्का दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी पीछे की ओर लड़खड़ा गया, और फिर बिजली की तेजी से मुक्कों की बौछार कर दी। हड्डी टूटने की तेज आवाज के साथ तीसरे स्थान का छात्र पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था। 200 अंक हासिल किए। पीएस, अनुबंध की स्थिति अंततः अपडेट हो गई है। दरअसल पुस्तक पर काम शुरू होने से पहले ही अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया था, इसलिए किसी को भी अनुबंध संबंधी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टिप देने का विकल्प भी अब चालू हो गया है। ब्लैक अर्थ टिप्स नहीं मांग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? पसीना आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हद से ज्यादा विरोध हो रहा हो। एक प्रहार करने के बाद लक्ष्य ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि एक शराब की बोतल उसके ऊपर से उड़कर निकल गई। पीछे मुड़े बिना वो अचानक पीछे की ओर कूद गया। विरोधी टीम के दूसरे दर्जे के छात्र को लक्ष्य की इतनी त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, और वो वास्तव में उससे सीधे टकरा गया। अचानक हुए हमले में वो अचंभित रह गया, और लक्ष्य ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लक्ष्य ऐसे अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देती। उसने एक कुर्सी उठाई, और जैसे ही प्रतिद्वंद्वी उठने वाला था, उसने कुर्सी से उस पर हमला कर दिया। टकरा जाना। कुर्सी चकनाचूर हो गई और प्रतिद्वंद्वी फिर से गिर गया। लक्ष्य दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे जोरदार लात मारी, जिससे वो द्वितीय श्रेणी का छात्र तुरंत उठने में असमर्थ हो गया। 500 अंक प्राप्त हुए। लक्ष्य ने घायल छात्र की अनदेखी की और झांग यिबो से लड़ रहे तीसरे रैंक के छात्र के पीछे से तेजी से हमला किया। लगातार 4 मुक्कों से प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान मयंक का प्रतिद्वंदी भी नीचे गिर गया। मयंक और रितेश तुरंत रोहन से लड़ रहे दूसरे दर्जे के छात्र की ओर दौड़े। दोनों ही उन 500 अंकों को हासिल करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि लक्ष्य उनके साथ शामिल नहीं हुई। इसके बजाय वो तेजी से आरव और विक्रांत के युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा, जहां एक अन्य तृतीय श्रेणी का छात्र युद्ध में लगा हुआ था। उसने छुपकर हमला किया, अपनी तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हुए तीसरे दर्जे के छात्र के कई मुक्कों से बचते हुए, और कई जवाबी हमलों के बाद उसने प्रतिद्वंदी को नीचे गिरा दिया। इस तरह की लड़ाई में लक्ष्य की तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाएं असाधारण स्तर की थी। इससे लक्ष्य और आरव दोबनामे की स्थिति में फंस गए, और फिर 2 लोग अकेले विक्रांत के खिलाफ लड़ रहे थे। लक्ष्य, बाहर निकलो, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। आरव गुस्से में लक्ष्य पर चिल्लाया। लक्ष्य ने होंठ सिकोड़ते हुए उपहास किया। जब मैंने अभी उस तीसरे नंबर के छात्र को हराया था, तब तुमने ये बात क्यों नहीं कही? अब जब हालात अनुकूल है, तो सारा श्रेय खुद लेना चाहते हो। सपने देखते रहो। आरव को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ा। उसके मुक्के और पैर बिजली की तरह चलते हुए उसने विक्रांत पर जोरदार हमला किया। अगर विक्रांत
आरव से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा होता तो शायद वो टिक पाता, लेकिन लक्ष्य के शामिल होने से वो ऐसा नहीं कर सका। लक्ष्य की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थी। उसके समग्र आंकड़े एक लेवल 3 योद्धा के चरम पर थे और लक्ष्य ने बार बार उसके मुक्कों से खुद को बचाया। आरव के तीखे हमलों के साथ वो तुरंत निष्क्रिय अवस्था में आ गया। ये लक्ष्य तो सिर्फ दूसरे दर्जे का छात्र है, उसे इतना परेशान करने की क्या जरूरत है। एकाग्रता में क्षणिक चूक हुई और आरव का मुक्का उसके कंधे पर लगा। जैसे ही वो पीछे हटा, लक्ष्य ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके पेट के निचले हिस्से पर लगातार 3 मुक्के और एक लात मारी। इससे पहले कि वो संभल पाता, आरव उछलकर अचानक उसके सामने आ गया और मुक्कों की बौछार कर दी, जिसका स्पष्ट इरादा विक्रांत को एक ही झटके में हराना था। विक्रांत बेहद क्रोधित था। वो लक्ष्य को नहीं जानता था, लेकिन आरव के प्रति उसके मन में लंबे समय से द्वेष था। वो आरव से हारने की बजाय लक्ष्य को फायदा उठाने देना ज्यादा पसंद करेगा। आरव के शक्तिशाली मुक्कों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी सारी ताकत अपनी कोहनी में केंद्रित की और आरव के पेट के निचले हिस्से पर एक जोरदार कोहनी का प्रहार किया। बैंग बैंग। आरव के लगभग 400 किलोग्राम के मुक्के बार बार विक्रांत के चेहरे पर पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, उसके पेट के निचले हिस्से में असहनीय तेज दर्द की लहर दौड़ गई। वो सफलता के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक था और विक्रांत ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए निर्णायक प्रहार किया और लड़ाई समाप्त कर दी। ये उल्लेखनीय है कि अपने पिछले जीवन में आरव ने विक्रांत और एक द्वितीय श्रेणी के छात्र के संयुक्त हमलों का सामना किया था और 5 मिनट तक पराजित नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। आरव ने पल भर में अपनी युद्ध क्षमता खो दी। उसका शरीर एक झींगे की तरह झुक गया। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था और वो जमीन पर तड़पने लगा। हालांकि विक्रांत भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन कम से कम वो अभी भी खड़ा था। लेकिन खुश होने का समय भी उसे नहीं मिला था कि लक्ष्य भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक जोरदार मुक्का मारा। विक्रांत का शरीर तुरंत बेजान हो गया और फिर लक्ष्य ने उसे पकड़ लिया और कंधे के ऊपर से उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। विक्रांत हार गया और वो लड़ाई भी समाप्त हो गई, जिसमें 3 लोगों ने मिलकर एक द्वितीय श्रेणी के छात्र पर हमला किया था। अंत में मयंक ने उस दूसरे स्थान के छात्र को हरा दिया। रोहन और रितेश दोनों को कुछ चोटें आई, जिससे वे बेहद आहत महसूस कर रहे थे। युद्ध समाप्त हो गया था। मयंक ने एक द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी के छात्र को पछाड़ दिया था और लक्ष्य ने तो और भी शानदार प्रदर्शन किया था। उसने अकेले ही 4 तृतीय श्रेणी के छात्रों, एक द्वितीय श्रेणी के छात्र और प्रथम श्रेणी के छात्र विक्रांत को हरा दिया था। हालांकि विक्रांत को गंभीर रूप से घायल करने वाला व्यक्ति आरव था, लेकिन आरव भी विक्रांत के हाथों ही नीचे गिर गया और इससे वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी को कोई गौरव नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि उसे कोई अंक नहीं मिलेगा। आरिफ खान ऊपर से नीचे आते हुए दिल खोलकर हंसा। वो बहुत खुश दिख रहा था, विशेष रूप से आरिफ खान, ये जानते हुए कि लक्ष्य एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे उन्होंने खोजा था, और ऐसे शानदार प्रदर्शन के साथ उन्हें गर्व भी महसूस हुआ। वो पास आया और लक्ष्य के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बच्चे, शाबाश। अधिकांश छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिकता होती है। मुझे विश्वास है कि आपकी शांत और दृढ़ लड़ने की मानसिकता के बल पर आप छात्रों के इस समूह में अपनी अलग पहचान बनाएंगे और मार्शल आर्टिस्ट का खिताब हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। लक्ष्य मुस्कुराई और बोली, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, भाई खान। फिर अपने आसपास फैली अव्यवस्था को देखकर लक्ष्य ने कहा, क्या हम अभी भी यही शराब पी रहे हैं? हाँ, हमें इस जगह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी क्षतिग्रस्त वस्तुओं की भरपाई ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा की जाएगी।
आप और मयंक अभी मेरे साथ आइए। मुख्य प्रशिक्षक आप दोनों से मिलना चाहते हैं। मुख्य प्रशिक्षक मुझसे और मयंक से मिलना चाहते हैं। लक्ष्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जी हाँ, मैंने आपकी लड़ाई का वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है और उस समय के मुख्य प्रशिक्षक को लाइव स्ट्रीम कर दिया था। मुख्य प्रशिक्षक ने कहा कि पहले तुम दोनों को यहां ले आओ। लक्ष्य और मयंक ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही थोड़े उत्साहित महसूस कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी और मुख्य प्रशिक्षक अब भी उनसे मिलना चाहते थे, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि कुछ अच्छा होने वाला था। बूढ़ाहू उतना खुश नहीं था। जिन 3 छात्रों को उसने चुना था, उनमें से प्रथम श्रेणी का छात्र आरव मौके पर ही गिर गया और अभी तक उठ नहीं पाया है। रोहन और रितेश दोनों घायल हो गए थे और तीनों में से किसी ने भी एक भी प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट नहीं किया था, जिससे उन्हें कोई अंक नहीं मिला। उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। तुम दोनों आरव को उठाओ और उसे अस्पताल ले जाओ। 2 दिन में मार्शल आर्ट अकादमी में रिपोर्ट करना न भूलें। ओल्डहू ने इतना कहा, फिर मुड़कर बार से बाहर चला गया। लक्ष्य और मयंक आरिफ खान के पीछे पीछे बार से बाहर निकल गए। इसी क्षण ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स अकादमी के एक मार्शल आर्टिस्ट ने लक्ष्य की ओर देखा और कहा, बच्चे, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे उम्मीद है कि जीन एजेंट लेने और जंगल में प्रवेश करने के बाद भी आप इतना ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन जंगल में आपसे मुलाकात होगी। आरिफ खान का चेहरा तुरंत बदल गया। रवि कुमार, तुम पहले ही युद्ध जनरल के पद पर पदोन्नत हो चुके हो। किसी नवागंतुक को इस तरह धमकाने का आपका क्या मतलब है? क्या मैंने उसे धमकी दी थी? हाँ, मुझे याद नहीं, रवि कुमार ने यह कहा, फिर व्यंग्य करते हुए बार से बाहर चला गया। इस पर मयंक ने कहा, लक्ष्य, मैंने सुना है कि आर्यन के परिवार में रवि कुमार नाम का एक बहुत करीबी मार्शल आर्टिस्ट है। क्या ये वही हो सकता है? आरिफ खान ने भी गहरी आवाज में कहा, वो रवि कुमार है जिसे कसाई के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं पता कि उसका आर्यन से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन ये व्यक्ति अपने हमलों में बेहद क्रूर है और वो हाल ही में युद्ध जनरल के पद तक पहुंचा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया जाना बहुत खतरनाक बात है। लक्ष्य, भविष्य में सावधान रहना। चिंता मत करो भाई खान, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। चल दर। लक्ष्य ने रवि कुमार की जाती हुई आकृति पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, भले ही तुम मुझे ढूंढने ना आओ, मैं देर सवेर तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। वो कभी नहीं भूलेगा कि उसके पिछले जीवन में लक्ष्य के मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद एज और स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी को ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा हर जगह दबा दिया गया था। लक्ष्य को खुद रवि कुमार और आर्यन समेत कई लोगों द्वारा कई बार अपमानित किया गया था। लक्ष्य के पिता लिन लिए, पर रवि कुमार ने गुप्त रूप से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अगर लक्ष्य उन लोगों की सूची बनाए जिन्हें वह इस जीवन में सबसे ज्यादा मारना चाहता है, तो रवि कुमार निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होगा, जबकि आर्यन का नाम सूची में भी नहीं आएगा। समूह बार से निकला और आरिफ खान की ग्रेट वॉल फैंटम कार में सवार हो गया। कार तेजी से आगे बढ़ी, शहर में जियांग पुल को पार किया और सीधे जियांगबई जिले की ओर चल पड़ी। जियांगबई जिला आइस सिटी बेस सिटी का केंद्र था। यह न केवल मुख्य शहर की सरकार का केंद्र था, बल्कि ये धनी जिला और विभिन्न मार्शल आर्ट अकादमियों का आधार भी था। जियांग पुल से गुजरते समय लक्ष्य नीचे उफनती नदी को गहरी सोच में डूबी हुई देख रही थी। उनके पिछले जीवन में आइस सिटी बेस सिटी अंतर नष्ट हो गया था। यह घटना लगभग 5 साल बाद एक भीषण घेराबंदी के दौरान घटी। मूल रूप से आइस सिटी की रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी, लेकिन पहली समस्या सोंगवा नदी नामक इस विशाल नदी के कारण उत्पन्न हुई। नदी शहर के बीच से बहती थी, जिसके दोनों किनारों पर जलद्वार बने हुए थे। हजारों टन वजनी कई विशाल लोहे के फाटकों ने किसी भी बड़े राक्षस को अंदर आने से रोक रखा था। हालांकि
एक अजीब प्रकार की मछली प्रकट हुई, एक राक्षसी मछली जो धातु को भी निगल सकती थी। इसने लोहे के फाटकों को तोड़ दिया, जिससे जलीय राक्षसों का भारी संख्या में आगमन हुआ और अंततः मुख्य शहर का पतन हो गया। लक्ष्य को नहीं पता था कि क्या वह इस जीवन में इस स्थिति को बदल सकता है। फिलहाल उनकी ताकत में सुधार करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जियांगबई जिले में प्रवेश करते ही लोगों की संख्या में काफी कमी आ गई। गाड़ी झट से एक ऊंचे प्रवेश द्वार के सामने आकर रुक गई। 20 मीटर लंबी संगमरमर की दीवार पर भव्य अक्षरों में वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी को प्रभावशाली ढंग से लिखा गया था। कहा जाता है कि ये लिखावट हुआशिया के शीर्ष गुरु वायु के व्यक्तिगत हाथों से की गई थी। कार ने सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी की इमारत के सामने वाले हिस्से में प्रवेश किया। गाड़ी से बाहर निकलो, मैं आपको हमारे मुख्य प्रशिक्षक प्रशांत धवन से मिलवाने ले चलूंगा, जो पूरे आइस सिटी बेस सिटी के शीर्ष 5 उस्तादों में से एक है। वो लेवल 7 का युद्ध देवता है। मयंक के पैर तुरंत कमजोर महसूस होने लगे। कार से बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए लक्ष्य के पीछे पीछे चलने लगा और बोला, लक्ष्य, मैं एक युद्ध देवता से मिलने वाला हूं। मेरे पैर इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? तो फिर आप पहले वापस जाकर मुझे अपने 700 अंक क्यों नहीं दे देते? मेरे पास कभी भी बहुत ज्यादा अंक नहीं होते। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी हिसाब लगाया है। तुम्हारे पास पहले से ही 3300 अंक है और तुम फिर भी मेरे कुछ गिने चुने अंक छीनना चाहते हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मयंक अब पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। समूह ने लिफ्ट में प्रवेश किया और सीधे 18वीं मंजिल पर चले गए, जो मुख्य प्रशिक्षक प्रशांत धवन का कमरा था। लक्ष्य ने अपने पिछले जीवन में प्रशांत धवन को कभी नहीं देखा था। वो केवल इतना जानता था कि आइस सिटी बेस पर कब्जा होने के बाद प्रशांत धवन चला गया था। इस व्यक्ति ने बाद में असाधारण सफलता प्राप्त की, युद्ध देवता के क्षेत्र को पार किया और तारा जगत में एक शीर्ष गुरु बन गया। तारा लोक एक किंवदंती थी। युद्ध देवता स्तर 9 तक पहुंचने के बाद तारा लोक में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को अपने दांतियान में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करना और एक तारा कोर बनाना पड़ता था। इस चरण में ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ थे। दरअसल वर्तमान में अधिकांश लोगों को तारा लोक के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। ये दिव्य रूपांतरण युग के अंत के बाद ही व्यापक रूप से ज्ञात हुआ, जब मानवता ने अपने दूसरे प्रमुख रूपांतरण का स्वागत किया। प्रशांत धवन के कमरे में पहुंचकर आरिफ खान ने महोगनी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ, एक भारी मर्दाना आवाज ने जवाब दिया। आरिफ खान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और लक्ष्य और मयंक को कमरे में ले गया। एक विशाल डेस्क के पीछे 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति बैठा था, जिसने तांग काल का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे की बनावट साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकदार थी, जिनमें एक दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा था, जिससे उसे कम आंकना असंभव था। क्यूरेटर महोदय, मैं लक्ष्य और मयंक को लेकर आया हूं, आरिफ खान ने कहा। फिर उन्होंने लक्ष्य और मयंक की ओर मुड़कर कहा, आओ और क्यूरेटर को नमस्कार करो। छात्र लक्ष्य, छात्र मयंक, नमस्कार क्यूरेटर। आप सब बैठ सकते हैं। आरिफ खान उन दोनों को सोफे पर ले गया और सीधा बैठकर प्रशांत धवन के बोलने का इंतजार करने लगा। मैंने अभी अभी आरिफ खान द्वारा भेजा गया वीडियो देखा। आप दोनों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। जब आप नुकसान में थे तब भी आप घबराए नहीं, बल्कि शांत भाव से जवाबी हमला किया और स्थिति को पलट दिया। ये मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे मूल्यवान गुण है, खासकर आपके लिए। लक्ष्य, आपने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। लक्ष्य ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार दिखाते हुए मुस्कुराकर सहमति जताई। सच कहूं तो आइस सिटी में वज्र और गरुड़ के खिलाफ हमारी प्रचंड वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी को कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम नुकसान में हैं। क्यूरेटर के तौर पर मैं हमेशा से इस स्थिति को पलटना चाहता था।
प्रतिभाओं की खोज करना हमेशा से हमारी अकादमी का आदर्श वाक्य रहा है और प्रतिभाओं के मामले में हम कभी कंजूसी नहीं करते हैं। प्रशांत धवन ने घंटी दबाते हुए कहा। कुछ ही देर में एक युवती अंदर आई और उसने 2 लैपटॉप और उनकी टेबल लक्ष्य और मयंक के सामने रख दी। अब आप हमारे प्रचंड वायु इंट्रानेट में लॉगिन कर सकते हैं। आपके खाते पहले जैसे ही हैं और आपकी पहचान अपडेट कर दी गई है। मयंक को 700 अंक मिले हैं और लक्ष्य को 3300 अंक मिले हैं। पॉइंट रिवॉर्ड के अलावा आप अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में मार्शल आर्ट अकादमी के इंटरनेट से कोई भी आइटम चुन सकते हैं। जहां तक कीमत की बात है, मयंक 5 मिलियन के भीतर कोई भी वस्तु चुन सकता है और लक्ष्य 20 मिलियन के भीतर कोई भी वस्तु चुन सकता है। ये अकादमी की ओर से एक पुरस्कार है। यदि इसकी कीमत इस सीमा से अधिक नहीं है, तो आपको एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मयंक की आंखें तुरंत चमक उठीं। 5 मिलियन के भीतर किसी भी वस्तु को चुनने में सक्षम होने का मतलब था कि वो वास्तव में कुछ अच्छा चुन सकता था। लक्ष्य भी बहुत खुश थी। फिलहाल उनके पास केवल 5 लाख रुपए थे और उनका परिवार अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें कई चीजों के लिए पैसे की जरूरत थी। उसके पास सचमुच अपने लिए चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस 20 मिलियन की मुफ्त राशि के साथ उनकी कई योजनाओं को गति दी जा सकती है। जैसे ही उन्होंने लॉगिन किया, प्रशांत धवन ने कहा, मैं आधे घंटे में मार्शल आर्ट अकादमी और बेस्ट सिटी छोड़ रहा हूं। इसलिए यदि आपके द्वारा चुने गए आइटम के लिए कोई विशेष आवश्यकता है, तो उन्हें आधे घंटे के भीतर पूरा करना सबसे अच्छा है। इस दौरान मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। बेशक, अगर आप सामान्य वस्तुएं चुनते हैं, तो समय सीमा लचीली होती है। मयंक ने कहा, यह तो आसान है। आधे घंटे के भीतर वस्तुओं का चयन करना बहुत ही सरल है। आरिफ खान ने हंसते हुए कहा, जल्दी मत बोलो। आधे घंटे के भीतर अपने लिए सबसे उपयुक्त वस्तु का चयन करना आसान नहीं है। चकाचौंध में मत पड़ो। मयंक को थोड़ा संदेह था, लेकिन मार्शल आर्ट अकादमी के आंतरिक मॉल को खोलने के बाद उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। वाह, कितनी शानदार कारें हैं। मुझे ये पेगासस X9 बहुत पसंद है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3.3 मिलियन है। और ये वॉरहॉक वी, एक कूपे जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगे हैं। गाड़ी चलाकर बाहर जाना कितना शानदार होगा। 40 लाख, मैं इसे खरीद सकता हूं। और ये एज्योर ब्लड बैटल ब्लेड, जिसे दक्षिणी बेस सिटी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया बताया जाता है। ये तो तीसरी पीढ़ी का उत्पाद है। राक्षसों से लड़ने के लिए एक आवश्यक हथियार। 1.5 मिलियन, क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए या नहीं? हे भगवान, उनके पास तो जीन पोशन भी है। ये कुछ ऐसा है जिसे मार्शल आर्टिस्टों को चुनना पड़ता है। जैसा कि उम्मीद थी, आधिकारिक कीमत 10 मिलियन है। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे ना हो तो मैं क्या करूं? अपने बगल में बैठे मयंक की लगातार बड़बड़ाहट सुनकर लक्ष्य ने अनजाने में कहा, मयंक, सामान चुनते समय थोड़ा और ध्यान केंद्रित करो। जब आप पैसे कमाने लगे तो बाद में कार वगैरह खरीद सकते हैं। इस रफ्तार से तो शायद आप आधे घंटे में कुछ भी नहीं चुन पाएंगे। सबसे पहले कीमत की सीमा 5 मिलियन से कम रखें। आप इससे अधिक कुछ भी खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते तो फिर देखने का क्या फायदा? और हां, मार्शल आर्ट्स अकादमी हमें जीन पोषण मुफ्त में देगी, है ना, क्यूरेटर? प्रशांत धवन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। मार्शल आर्ट अकादमी में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें यूनिवर्सल जीन पोषण की एक मुफ्त बोतल मिलती है, जो 100% सफलता के साथ अनुकूलन की गारंटी देती है। ये उन मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में आपका सबसे बड़ा फायदा है जो किसी अकादमी से संबंधित नहीं है। जीन पोषण को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था। एक थी सार्वभौमिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सार्वभौमिक जीन औषधि, जो एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को सफलतापूर्वक अनुकूलित करने की 100% गारंटी देती थी, जिसमें लगभग 40% से 60% तक सुधार की सीमा होती थी। कभी-कभी
असाधारण प्रतिभा वाले लोग 60% से अधिक का सुधार हासिल कर सकते हैं। एक अन्य प्रकार का जीन औषधि भी था, जिसके लिए मार्शल आर्टिस्ट सक्रिय रूप से बेस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अपने शरीर की विशेषताओं के अनुसार इसे तैयार करने का अनुरोध करते थे। यदि ये औषधि सफलतापूर्वक मेल खाती है, तो सुधार की सीमा आम तौर पर 70% से अधिक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आइस सिटी बेस सिटी में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक सुधार दर 87% थी। जहां तक 90% या यहां तक कि 100% सुधार की बात है, आइस सिटी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट कभी भी अपने जीन के सटीक अनुपात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे, जिससे सटीक सूत्रीकरण लगभग असंभव हो जाता था। इसके बजाय मैच हारने की संभावना अधिक थी, जिससे आगे बढ़ने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती। इसलिए बहुत कम लोगों ने अनुकूलित फॉर्मुलेशन का अनुरोध करना चुना। सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी ने सुरक्षित सार्वभौमिक जीन औषधि का विकल्प चुना। अनुकूलित औषधियों की सफलता दर 20% से भी कम थी। इसके अलावा अनुकूलित औषधियां सस्ती नहीं थी। जीन औषधि की एक बोतल की कीमत 10 मिलियन थी और अनुकूलन के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन शुल्क लिया जाता था। लक्ष्य की बातें सुनकर मयंक को एहसास हुआ कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है और उसने तुरंत 5 मिलियन से कम कीमत वाली वस्तुओं की मूल्य सीमा निर्धारित कर दी। इससे विकल्पों की संख्या में काफी कमी आई। इसके बाद उन्होंने कारों जैसी उपभोग्य वस्तुओं को देखने से खुद को रोका और उन चीजों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया जिनसे उनकी ताकत में सुधार हो सके। लक्ष्य के चयन का उद्देश्य कहीं अधिक स्पष्ट था। उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी कि उन्हें क्या चुनना है। सबसे पहले उसने जीन पोषण चुना। अन्य लोगों को शायद अपनी सटीक आनुवंशिक स्थिति का पता न हो, लेकिन लक्ष्य को पता था। अपने पिछले जीवन में, अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान, उन्होंने एक अलौकिक सभ्यता के उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्वयं के जीन का परीक्षण किया था, जिसकी सटीकता दर 90% से अधिक थी। इस परीक्षण से लक्ष्य के जीन का पता चला और वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि अगर वो युवा होता तो उसके लिए किस प्रकार का जीन औषधि सबसे उपयुक्त होता। इसलिए उनका पहला विकल्प निजी अनुकूलन का विकल्प चुनना था। निजी अनुकूलन का मतलब यह था कि जब तक आप भुगतान करते रहेंगे, मूल शहर का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके लिए एक अद्वितीय जीन औषधि तैयार करेगा। बेशक, अगर आपका मिलान और अनुकूलन विफल हो जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आपको किसी भी हालत में धन वापस नहीं करेगा। प्रति बोतल 10 मिलियन, कोई अपवाद नहीं। क्यूरेटर, अगर मैं खुद एक जीन पोषण को कस्टमाइज करता हूं, तो पोषण के लिए 10 मिलियन का भुगतान मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा किया जाएगा, है ना? मुझे केवल निजी अनुकूलन शुल्क के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन का भुगतान करना होगा। सही है ना? क्या आप अपनी पसंद का औषधि चुनना चाहते हैं? लक्ष्य, आपको सोच समझकर चुनाव करना होगा। यदि तैयार किया गया औषधि आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो 20 मिलियन बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा विफलता के बाद आपके लिए दूसरी जीन औषधि लेना बेहद मुश्किल होगा। प्रशांत धवन ने उसे विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। चिंता मत कीजिए, क्यूरेटर। मैं ये करने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो हर मार्शल आर्टिस्ट का शिखर तक पहुंचने का सपना होता है और मैं तुम्हारे सपने को नहीं रोक सकता। मार्शल आर्ट्स अकादमी आपको औषधि के लिए 10 मिलियन का भुगतान करेगी, लेकिन आपको अब मुफ्त में सार्वभौमिक जीन औषधि नहीं मिलेगी। मैं ये बात समझता हूं, इसलिए मैं अनुकूलित औषधि का चयन करूंगा। इसके साथ ही लक्ष्य ने निजी अनुकूलन पृष्ठ पर अपनी जीन औषधि संबंधी आवश्यकताओं को दर्ज किया। पोषण की आवश्यकताएं: शक्ति संवर्धन एजेंट अनुपात 42.35%, चपलता संवर्धन अनुपात 33.91%, तंत्रिका प्रतिक्रिया संवर्धन 22.80%, व्यापक जीन द्रव। लक्ष्य को ये संख्याएं कंठस्थ याद थी।
यदि इसे इसी अनुपात के अनुसार तैयार किया गया था, तो इसके सेवन के बाद उसका समग्र संवर्धन अनुपात कम से कम 90% होगा। हालांकि मेरी प्रतिभा ठीक ठाक है, लेकिन ये असाधारण रूप से उत्कृष्ट नहीं है। उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में अभी भी काफी अंतर है। भविष्य में कुछ हासिल करने के लिए हर कदम ठोस होना चाहिए। जीन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से मैं उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ अंतर को कम करने की दिशा में पहला कदम उठा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जीन पोषण का सेवन करने के बाद मेरी ताकत में काफी सुधार होगा। लक्ष्य ने औषधि का अनुपात भेजा और फिर बेस सिटी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के खाते में 10 मिलियन रुपए स्थानांतरित कर दिए, जिस पर उन्हें तुरंत जवाब मिला, आपका ऑर्डर प्राप्त हो गया है। कृपया 10 दिनों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। 10 दिनों में हम औषधि आपके पते पर पहुंचा देंगे। पता वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी, प्राप्तकर्ता लक्ष्य के रूप में सत्यापित किया गया है। कृपया जानकारी की पुष्टि कर लें। जानकारी सही है। लक्ष्य का संदेश वापस भेज दिया गया और ऑर्डर पूरा हो गया। 20 मिलियन रुपए में से आधा खर्च हो चुका था, लेकिन लक्ष्य ने खरीदारी बंद नहीं की। वो चुनना जारी रखता रहा। लक्ष्य द्वारा चुनी गई दूसरी वस्तु एक साधना तकनीक थी। प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी तकनीक विकसित करनी चाहिए। आजकल तकनीकें खरीदना बहुत सुविधाजनक है। लगभग कोई भी तकनीक ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। किसी साधना तकनीक को खरीदने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट को एक चिप के रूप में दी जाएगी, न कि किसी किताब या कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले के रूप में। चिप के साथ एक वर्चुअल हेलमेट भी आता है, जो उपयोगकर्ता के जीन से जुड़ा होता है और केवल उपयोगकर्ता ही इसे देख और सीख सकता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसका उपयोग या इसे देख नहीं सकता, जिससे ऐसी स्थिति नहीं बनती जहां एक व्यक्ति तकनीक खरीदे और बाकी सभी लोग उसे सीख सकें। इन साधना तकनीकों के सैकड़ों, बल्कि हजारों रूप हैं। मार्शल आर्टिस्टों को सीखते समय सही चुनाव करना चाहिए। वो तकनीक चुननी चाहिए जो उनकी पसंद और आदतों के लिए सबसे उपयुक्त हो। हुआशिया के सर्वोत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट वीर प्रताप तलवार का इस्तेमाल करते थे। इसलिए वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी के कई छात्र तलवारबाजी की तकनीक सीखते हैं। वीर प्रताप तलवार तकनीक का आविष्कार स्वयं वीर प्रताप ने किया था। वीर प्रताप तलवार तकनीक के अलावा कई प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्टों के विशिष्ट कौशल ऑनलाइन बेचे जाते हैं और यहां तक कि कई दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ भी मौजूद हैं। शुरू में यह सोचा गया था कि लक्ष्य वीर प्रताप के अधिकांश छात्रों की तरह तलवारबाजी की तकनीक का चयन करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य ने वास्तव में एक प्राचीन ग्रंथ को चुना। 9 हेवंस स्पीयर रिवर के दूसरे और तीसरे खंड। 9 हेवंस स्पीयर रिवर एक दुर्लभ ग्रंथ है। वर्तमान में वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी में और ऑनलाइन भी इसके केवल दूसरे और तीसरे खंड ही उपलब्ध है। पहला खंड कभी प्रकाशित नहीं हुआ। इन दूसरे और तीसरे खंडों ने एक समय भाला चलाने की तकनीक सीखने का जुनून पैदा कर दिया था। इनमें दर्ज भाला चलाने की तकनीकें वाकई गहन थी, लेकिन पहले खंड के आधार के अभाव में इन्हें सीखना बहुत मुश्किल था। कई वर्षों के अध्ययन के बाद लोगों को एहसास हुआ कि पहले खंड के बिना इन्हें समझना संभव नहीं है, जिसके कारण कभी लोकप्रिय रहे इन दो ग्रंथों का प्रचलन कम हो गया। अब दूसरे खंड की कीमत केवल 2 मिलियन और तीसरे खंड की कीमत मात्र 1 मिलियन है। इसमें एकमात्र खर्चीला हिस्सा यह था कि इन दो प्राचीन ग्रंथों के लिए पॉइंट्स की आवश्यकता थी। प्रत्येक की कीमत 500 पॉइंट्स थी, जिससे लक्ष्य को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि पॉइंट्स का उपयोग व्यापक रूप से होता है और केवल इसी में 1000 खर्च हो गए। कुछ अन्य लोगों को लग सकता है कि यह कीमत बहुत अधिक थी, क्योंकि पहले खंड के बिना दूसरे और तीसरे खंड का कोई खास महत्व नहीं था और अब इन दोनों पुस्तकों पर ऑनलाइन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि लक्ष्य को पता था कि इन ग्रंथों का पहला खंड मौजूद है। पहला खंड तो था ही, साथ ही चौथा खंड भी। बस किसी ने इसे इकट्ठा कर लिया था और वो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों को ऊंची कीमत पर बेचने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था।
ये जानना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन बेची गई प्रत्येक वस्तु पर मालिक को विक्रय मूल्य का 60% प्राप्त होता है। जैसे ही 9 हेवंस स्पीयर रिवर का पहला खंड प्रकाशित होगा, दूसरे और तीसरे खंडों की कीमतें आसमान छू लेंगी, क्योंकि ये पुस्तक स्वयं एक उत्कृष्ट साधना तकनीक है। पहले 3 खंडों में महारत हासिल करने से युद्ध देवता के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्य को जहां तक पता था, बाद में इस ग्रंथ के दूसरे खंड की कीमत प्रति 100 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, और तीसरे खंड की कीमत तो प्रति 500 मिलियन से भी अधिक हो गई थी। अब 3 मिलियन में 2 प्रतियां खरीदना पहले से ही बहुत सस्ता सौदा था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में लक्ष्य ने 9 हेवंस स्पीयर रिवर के पहले खंड का अध्ययन किया था, जबकि दूसरे और तीसरे खंड को वो कभी भी खरीदने में सक्षम नहीं था। चौथे खंड के बाद के ग्रंथों के बारे में लक्ष्य जानता था कि वे वर्तमान में पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं हैं और केवल दिव्य रूपांतरण युग की सहस्राब्दी और दूसरे मानव उथल पुथल के अंत के बाद ही प्रकट होंगे। लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं था। केवल 1 दशक से थोड़ा अधिक समय बचा था। मार्शल आर्ट में भाला चलाने की तकनीक सीखना सबसे कठिन है। कहावत है, लाठी के लिए 1 महीना, कृपाण के लिए 1 साल, भाले के लिए जीवन भर, जिसका अर्थ है कि लाठी चलाने की तकनीक 1 महीने में शुरू की जा सकती है। कृपाण की तकनीक में कम से कम 1 साल लगता है, जबकि भाले की तकनीक ऐसी चीज है जिसे जीवन भर अभ्यासित किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे गहन तकनीक है। लक्ष्य ने पहला खंड पहले ही सीख लिया था। उसे बस एक अच्छे भाले और उसे चलाने के लिए कुछ समय की जरूरत थी, और वो अपने पिछले जीवन में सीखे हुए पहले खंड को फिर से समझ सकता था। फिर दूसरे खंड को सीखने के लिए उसे एक अच्छी नींव मिल जाएगी। लक्ष्य को 9 हेवंस स्पीयर रिवर के दूसरे और तीसरे खंड चुनते देख प्रशांत धवन ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, लक्ष्य, ये चुनाव कुछ जल्दबाजी वाला है। इस ग्रंथ का पहला खंड है ही नहीं, तो दूसरे और तीसरे खंड तुम्हारे किस काम के? अफसोस, छोड़ो। एक बार जब तुम कठिनाई का अनुभव करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा लापरवाही से खर्च नहीं करना चाहिए। लक्ष्य ने प्रशांत धवन को सिर हिलाकर इशारा किया। अकादमी के गुरुजी, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हालांकि लक्ष्य को लगता है कि इन दोनों ग्रंथों का कुछ महत्व है, और मैं भाला चलाने की तकनीकों का अभ्यास भी करने की योजना बना रहा हूं। इन्हें देखने से मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिलनी चाहिए। बोलने के बाद लक्ष्य हथियार चुनने चला गया। अपने पिछले जीवन में उसने भाला, कृपाण और तलवार चलाना सीखा था, लेकिन उसे लगता था कि सबसे उपयुक्त हथियार भाला ही है। अब जब उसने 9 स्वर्ग भाला नदी को चुना था, तो स्वाभाविक रूप से उसे एक अच्छे भाले की आवश्यकता थी। एक सही मायने में उपयुक्त भाले को बनवाने के लिए विशेष रूप से तैयार करवाना पड़ता था, जो लक्ष्य के पास फिलहाल नहीं था। इसलिए उसे एक ठीक-ठाक भाले से ही संतोष करना पड़ा। एक अच्छे भाले की गुणवत्ता न केवल उसके वजन पर निर्भर करती है, बल्कि उसकी मजबूती पर भी। बहुत नाजुक होना अच्छा नहीं है, और बहुत लचीला होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भाले की स्वाभाविक तीक्ष्णता कम हो जाएगी। अंततः उन्होंने बीजिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित और निर्मित ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को चुना। यह दूसरी पीढ़ी का उत्पाद था, जिसका शाफ्ट विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना था, जिसका वजन 150 जिन था और जो उत्कृष्ट रूप से मजबूत था। इस भाले की नोक को पृथ्वी के केंद्र से निकाले गए अत्यधिक कठोर लोहे से बनाया गया था, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो गया था। इस स्तर पर लक्ष्य के लिए ऐसा भाला अभी भी बहुत भारी था। उच्च स्तरीय योद्धा बनने के बाद ही इसे चलाना आसान होगा। हालांकि लक्ष्य की अपनी योजना थी। वो पहले से ही तीसरे दर्जे के योद्धा के स्तर पर था। कुछ और समय तक साधना करने के बाद वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। फिर जैसे ही आनुवंशिक औषधि आ जाएगी, वो उसे अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लक्ष्य का अनुमान था कि आनुवंशिक औषधि लेने के बाद वो कम से कम 6ठे दर्जे के योद्धा के शिखर तक,
या शायद 7वें दर्जे के योद्धा के स्तर तक भी पहुंच जाएगा। उस स्थिति में इस काले ड्रैगन भाले का उपयोग करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। एक ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की कीमत लक्ष्य को 5 मिलियन और चुकानी पड़ी, जिससे उसके पास केवल 2 मिलियन की धनराशि बची। लक्ष्य को भाला चुनते देख प्रशांत धवन ने कुछ नहीं कहा। हर मार्शल आर्टिस्ट की अपनी अपनी आदतें होती हैं और लक्ष्य के भाला इस्तेमाल करने पर कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्य ने शेष 2 मिलियन अपने पास नहीं रखे। उन्होंने पहले 1 मिलियन का इस्तेमाल मार्शल आर्ट अकादमी की आंतरिक उच्च स्तरीय फिटनेस सुविधाओं के 6 महीने के उपयोग के अधिकार खरीदने में किया। उच्च स्तरीय फिटनेस सुविधाएं मार्शल आर्टिस्ट की मुक्केबाजी की शक्ति, गति, तंत्रिका प्रतिक्रिया, शारीरिक सहन शक्ति और कई अन्य पहलुओं को बेहतरीन प्रशिक्षण परिणामों के साथ प्रशिक्षित कर सकती है। बचे हुए $1 मिलियन से लक्ष्य ने $2 लाख प्रति खंजर की दर से मिश्र धातु से बने 5 उड़ने वाले खंजर खरीदे। लक्ष्य के पास मिश्र धातु से बने उड़ने वाले खंजर खरीदने के अपने कारण थे। वो एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति था और एक मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति के हथियार उड़ने वाले खंजर, उड़ने वाली सुइया या शटल जैसे हथियार हो सकते हैं। मानसिक शक्ति से ऐसे हथियारों को नियंत्रित करके हमला करना बंदूकों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यही एक मानसिक शक्ति संपन्न व्यक्ति की क्षमता थी और दीर्घकालिक प्रशिक्षण से मानसिक शक्ति के विकास में बहुत लाभ होता था। इस समय तक लक्ष्य ने पूरे 20 मिलियन खर्च कर दिए थे। साथ ही ग्रंथों को खरीदने के लिए 1000 अंक भी खर्च किए थे। मयंक ने भी अपना काम पूरा कर लिया। उसने जल विभाजन कृपाण तकनीक की पहली पुस्तक चुनी, जिसमें कुल 3 खंड थे और अकेले पहले खंड की कीमत ही 3 मिलियन थी। फिर उसने 2 मिलियन रुपए की कीमत वाली चौड़ी पीठ वाली सोने की तलवार चुनी। तलवार चलाने की तकनीक भयंकर थी और उसके लिए बहुत उपयुक्त भी थी, क्योंकि वो जन्मजात दिव्य शक्ति वाला योद्धा था। $5 मिलियन का एक एक पैसा खर्च हो चुका था और दोनों ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली थी। बहुत अच्छा, आप दोनों ने अपने अपने फैसले ले लिए हैं। अब आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। इन 2 दिनों में मुझे उम्मीद है कि आप अपने पारिवारिक मामलों को निपटा लेंगे और फिर मार्शल आर्ट्स अकादमी लौट आएंगे, क्योंकि जिस क्षण से आपने वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश किया है, आप यहां के सदस्य बन गए हैं और अकादमी के हित सर्वोपरि होने चाहिए। दोनों ने सिर हिलाया। 2 दिन का समय काफी था। वे अपने पारिवारिक मामलों को निपटाने में सक्षम होंगे। प्रशांत धवन जाने ही वाला था। आरिफ खान उन दोनों को प्रशांत धवन को विदाई देने के लिए ले गया और फिर उन्होंने मार्शल आर्ट अकादमी के माहौल से परिचित हुए। अकादमी में कुछ समय बिताने के बाद लक्ष्य और मयंक द्वारा खरीदी गई कुछ वस्तुएं पहुंचा दी गई। ब्लैक ड्रैगन स्पीयर, 9 हेवन स्पीयर रिवर के लिए वर्चुअल हेलमेट चिप और अन्य वस्तुओं को अपने निजी तिजोरी में बंद करने और अपने साथ 5 मिश्र धातु के उड़ने वाले खंजर ले जाने के बाद लक्ष्य और मयंक ने जाने की तैयारी की। ठीक है, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। धन्यवाद भाई खान, हम खुद वापस जा सकते हैं। उनमें से कोई भी आरिफ खान को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए दोनों ने आरिफ खान को अलविदा कहा और घर की ओर चल दिए। लक्ष्य रास्ते में थोड़ा उत्साहित था। आखिरकार उसने वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी में आधिकारिक रूप से प्रवेश कर लिया था और उसे कई लाभ मिले थे। इस बार वो अपने परिवार को सरप्राइज दे सकता था। लक्ष्य जल्दी से घर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो अपने आवास की ओर जाने वाली गली में पहुंचा, वो अचानक रुक गया। सड़क किनारे अफरातफरी मची हुई थी। नाश्ते का एक ठेला एक तरफ पलटा पड़ा था, बंस और सोया दूध जमीन पर बिखरे पड़े थे और फुटपाथ पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। वो उस ठेले को भली भांति जानता था। वो उसके पिता का नाश्ते का ठेला था। उस साधारण से ठेले ने इतने वर्षों तक उसकी स्कूली शिक्षा का खर्च उठाया था। वो उनके जीवनयापन का आधार था। उनके पिछले जीवन में ऐसा दृश्य कभी घटित नहीं हुआ था। अचानक उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा।
भीड़ में अपनी पड़ोसी आंटी प्रिया को देखा और दौड़कर उनके पास गया। आंटी प्रिया, क्या हुआ? आंटी प्रिया ने उसे देखते ही पहचान लिया और जल्दी से बोली, लक्ष्य, भगवान का शुक्र है कि तुम वापस आ गए। तुम्हारे पिता को कुछ गुंडों ने पीट दिया है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। राठौर इंडियन मेडिसिन अस्पताल, जो एस्टेट के ठीक उत्तर में है। जल्दी जाओ। बिना कुछ कहे लक्ष्य घुमा और उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ा। जिशिंग क्लिनिक एक निम्न श्रेणी का अस्पताल था, जिसका उपयोग केवल गरीब लोग करते थे। लक्ष्य भोर में पूरी रफ्तार से दौड़ा, प्रत्येक 100 मीटर 8 सेकंड से भी कम समय में तय करते हुए 3 मिनट से भी कम समय में प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। माफ कीजिए, नाम के एक व्यक्ति को अभी अभी भर्ती कराया गया है। वो कहाँ है? मुझे जांच करने दो। दरवाजे पर खड़ी नर्स ने रजिस्टर के पन्ने पलटे। सिर में चोट, 2 पसलियां टूटी हुई हैं। अभी अभी पट्टी बांधी गई है। तीसरी मंजिल पर सर्जिकल वार है, जाकर उसे ढूंढो। लक्ष्य ने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया। वो सीढ़ियों से तेजी से ऊपर चढ़ा और सीधे सर्जिकल वार्ड की ओर भागा। जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, उसने अपने माता पिता को देख लिया। लीला एक आईवी की बोतल पकड़े हुए थी और उसे टांगने के लिए जगह ढूंढ रही थी, जबकि गलियारे में ही एक गंदे कंबल पर लेटा हुआ था। उसके सिर के चारों ओर बंधी पट्टी से अभी भी खून रिस रहा था और उसकी आंखें बंद थी। लक्ष्य को तेज दर्द हुआ। वो दौड़कर अपनी मां के पास गया और उनसे बोतल छीन ली। मां, क्या हुआ? लीला के जवाब देने से पहले ही उस आवाज को सुनकर लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोल दी। मेरा बेटा वापस आ गया है। बताओ, तुम्हारी स्नातक परीक्षा कैसी रही? लक्ष्य ने उस सुबह मार्शल आर्ट की वर्दी बदल ली थी, इसलिए को अभी भी पता नहीं था कि वो शौर्य चक्र में शामिल हो गया है। अपने पिता को खतरे में न देखकर लक्ष्य को राहत मिली और उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत अच्छी खबर है पिताजी, मैंने शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी में द्वितीय श्रेणी कैडेट के रूप में दाखिला ले लिया है। उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 5 लाख प्रति माह वेतन, हमारे रहने के लिए एक अलग विला, और उन्होंने आपके और माताजी के लिए पेंशन का भी इंतजाम कर दिया है। अगले कुछ दिनों में कोई आपके हस्ताक्षर लेने आएगा। ये शब्द सुनते ही और लीला दोनों की आंखों में प्रकाश फूट पड़ा। अपार खुशी ने उन्हें अवाक कर दिया। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, ये मेरा बेटा है। अच्छा, खांसी 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 का चेहरा लाल हो गया। उत्तेजना ने उसकी घायल पसलियों को और बढ़ा दिया और उसे खांसी का एक हिंसक दौरा पड़ गया। बूढ़ेलिन, शांत हो जाओ, तुम्हें अभी भी चोट लगी है। इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? ये तो खुशखबरी है, लीला ने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लक्ष्य ने जल्दी से अपने पिता की पीठ थपथपाई और कुछ देर बाद ही खांसी कम हुई। मां, पिताजी, मुझे बताइए क्या हुआ, और आप वार्ड में होने के बजाय यहां गलियारे में क्यों फंसे हुए हैं? नर्स कहती है कि अब कोई वार्ड खाली नहीं है। हम प्राइवेट रूम नहीं मांग रहे, बस एक सामान्य वार्ड। लेकिन वो कहती है कि बिस्तर नहीं है। मुझे तो बहुत सारे खाली बिस्तर दिख रहे हैं। वो कहती है कि सब आरक्षित है। ये लोग गरीबों को जुल्म करते हैं। ललित बलवान, जो गली में बड़ा सा नाश्ते का रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपके पिताजी से भी बाद में आए थे। उन्हें बस हाथ जलने की मामूली चोट आई थी और उन्हें एक बड़ा निजी कमरा मिल गया। लीला एक साधारण महिला थी। अन्याय उसके भीतर पनप रहा था और अब जब उसके बेटे के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं थी, तो वो इसे बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाई। ललित बलवान, वही जो हमेशा पापा से प्रतिस्पर्धा करता रहा है? बिल्कुल वही। वो तुम्हारे पापा के वंश के बारे में अफवाहें फैलाता रहता है। उन्हें गली से बाहर निकाल दिया और फिर जब भी हम मिलते हैं तो हमारा मजाक उड़ाता है। लक्ष्य ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ठीक है मां, मैं अभी पापा के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेता हूं। पहले मैं उनके लिए एक वार्ड ढूंढता हूं। आप यही रुकिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ने घबराकर पुकारा। बेटा, मुसीबत खड़ी मत करो। हम डॉक्टरों या नर्सों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते।
अगर वे हमारा दवा का बिल बढ़ा दे तो क्या होगा डॉट? लक्ष्य मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। पिताजी, समय बदल गया है। अगर मैं अस्पताल में कमरा भी नहीं जुटा सकता तो बेहतर है कि आपका बेटा शौर्य चक्रम मार्शल आर्ट्स अकादमी का कैडेट बनना ही छोड़ दे। जम गया, अंततः ये महसूस करते हुए कि उसका लड़का बड़ा हो गया था। वो आम लोगों से ऊपर का कोई व्यक्ति बन गया था, एक महान मार्शल आर्टिस्ट। जैसे ही लक्ष्य जाने वाला था, एक युवक उसके पास आया। वाह वाह लक्ष्य, परीक्षा का मौसम खत्म हो गया। किस हॉल ने तुम्हें दाखिला दिया? तुमने दांव का चोला क्यों नहीं पहना है? पास नहीं हुए? लक्ष्य ने अपना सिर उठाया। उसे उस व्यक्ति को पहचानने में कुछ पल लगे। लकी बलवान, ललित बलवान का बेटा। हर तरफ बुरी खबर। लक्ष्य के पास समय नहीं था। पास हो या फेल, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी करो, मुझे अपने पिताजी के लिए एक अभिभावक ढूंढना है। लकी बलवान ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर जल्दी करो। यहां बड़ा भाई तुम्हें एक सलाह देता है। तुम्हें उन 10 बिस्तरों वाले वार्डों में से केवल एक ही मिल सकता है। आखिरी सिंगल रूम मेरे पिताजी ने ले लिया है। तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं है, तो मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। आज अगर प्राइवेट कमरा नहीं मिला तो मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? चाहे तुम कितना भी निकाल लो, एक एक नोट नहीं बचेगा। निकालो, देखते हैं तुम्हें थप्पड़ पड़ता है या नहीं। लक्ष्य ने लकी बलवान को नजरअंदाज किया और सीधे नर्स स्टेशन की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते हुए अंदर घुस गया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आपको ड्रेसिंग बदलवानी है? एक नर्स ने बिना सिर उठाए पूछा। मैं के परिवार से हूं। हमारे लिए अभी एक वार्ड ढूंढिए, एक निजी कमरा। जूनियर नर्स ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और तिरस्कार के भाव झलक रहे थे। लक्ष्य की लंबाई 1.78 मीटर थी। वो कोई विशालकाय तो नहीं था, लेकिन सीधा खड़ा था और उसके चेहरे के भाव तीखे थे। मानसिक शक्ति का अभ्यास करने के कारण जब भावनाएं उमड़ती थी तो उसकी आंखें लगभग असहनीय रूप से चमक उठती थी। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ, उससे एक मजबूत मर्दाना आभा निकली, जिससे लोग अपनी निगाहें नीचे करने पर मजबूर हो गए। लेकिन उसके कपड़े बहुत ही साधारण थे। नर्स तुरंत समझ गई कि वो पास की ही आवासीय बस्ती का रहने वाला है। आम लोगों में से एक, समाज के सबसे निचले पायदान का आदमी। चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, बिना पैसे या दौलत के आपको हमेशा नीचा ही समझा जाएगा। नर्स ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कोई प्राइवेट कमरा नहीं बचा है। असल में जनरल वार्ड में भी बिस्तर खाली नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि कितने मरीजों को गलियारे में चढ़ाया जा रहा है? मेरे पिता के सिर में चोट लगी है और पसलियां टूट गई है। ऐसे माहौल में उनकी रिकवरी कैसे हो सकती है? उन्हें किसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ेगा। लक्ष्य के सीने में गुस्सा भड़क उठा। ये भूल जाइए कि अब वो मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल हो गया था। उसका पिछला जीवन तारामंडल तक पहुंच चुका था। सदियों के अनुभव ने उसे आम लोगों को चींटियों के समान तुच्छ समझने पर मजबूर कर दिया था। अगर उसे अपने पिता की चिंता न होती तो वो अब तक फट चुका होता। नर्स ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, गलियारा पसंद नहीं आया तो अस्पताल बदल लो। जियांगबेई में आई सिटी अस्पताल बहुत बढ़िया है। क्या तुम वहां का खर्च उठा सकते हो? उसके उपहास का सामना करते हुए लक्ष्य ने गहरी सांस ली। मैंने अपने पिता के बाद श्री लियू को एक निजी कमरे में भर्ती होते देखा है, इसलिए ये मत कहो कि कोई कमरा नहीं है। मुझे जवाब दो, क्या आप किसी वार्ड के बारे में फैसला कर सकते हैं या नहीं? जैसे जैसे वो बोलता गया, मानसिक शक्ति के अंश धीरे धीरे लेकिन भारी रूप से निकलते गए। उसकी धीमी आवाज किसी भार की तरह दबाव डाल रही थी। नर्स सहज ही सहम गई। वो तो बस एक साधारण लड़की थी। वो उस अचानक सामने आने वाले खतरे के दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी आवाज धीमी हो गई। सामान्य वार्डों के लिए कोई भी डॉक्टर फैसला कर सकता है। एकल रोगियों के लिए मुख्य चिकित्सक का अंतिम निर्णय होता है। मुझे अपने मुखिया के पास ले चलो। लक्ष्य ने अपने गुस्से पर काबू पाया।
वो उस पर शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहता था। अनिच्छा से नर्स उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। तेज, लक्ष्य ने दहाड़ते हुए कहा। वो उछली और अपनी गति बढ़ा दी। मुख्य अधिकारी के कार्यालय के बाहर उसका साहस मानो लौट आया। उसने 2 बार दरवाजा खटखटाया और सीधे अंदर घुस गई। निर्देशक रोहित, यहां एक मरीज का रिश्तेदार है जो अपने पिता के लिए एक कमरा लेने पर अड़ा हुआ है। मैंने उसे बताया कि सारे कमरे बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने थाने में हंगामा किया। मैं डर गया था। जैसे ही वो बोली, जूनियर नर्स की आंखें लाल हो गई और उसने दयनीय शिकायत के साथ निदेशक रोहित की ओर देखा। निर्देशक रोहित, जो एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, ने तुरंत उसे सांत्वना नहीं दी। उनका पहला सवाल था, मरीज कौन है? कोई खास नहीं, बस वो बूढ़ा आदमी जो हर सुबह कॉम्प्लेक्स में बंस और सोया दूध बेचता है। उसके बेटे ने कहा कि श्री लियू को बाद में एक कमरा मिल गया, तो उसके पिता को क्यों नहीं मिल सकता? उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। यह सुनकर निर्देशक रोहित को राहत मिली। तभी लक्ष्य बीच में आ गया और निर्देशक का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।